नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत है। तो आज हम 2025-26 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2026 के हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिएगा, पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड दौरा इन्होंने किया। तो ये दौरा था इनका 12-13 जून 2026 को। महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि कब इनका यहाँ पे विजिट हुआ था। तो ये हुआ था 2026 को 12-13 जून को। क्यों हुआ था, उद्देश्य क्या था? भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट थी दोस्तों। उस पासिंग आउट की इनकी निरीक्षण और समीक्षा के लिए इनका यहाँ पर विजिट था। 13 जून 2026 को भारतीय अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम, 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण माननीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाली इसमें 9 महिलाएं भी थी और ये प्रथम बैच था जिसमें महिलाओं ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। औपचारिक स्थापना, अगर यहाँ पे स्थापना थोड़ा गलत हो गया है औपचारिक स्थापना की अगर हम बात करें भारतीय सैन्य अकादमी की, तो ये 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और अगर उद्घाटन की यहाँ पे बात करें तो फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड जी ने 10 दिसंबर 1932 को भारतीय सेना अकादमी की उद्घाटन किया था दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे। अगला टॉपिक है श्री जसपाल सिंह राणा जी। तो जसपाल सिंह राणा जी देश के एक माने जाने निशानेबाज हैं दोस्तों। मात्र 49 की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो चलेगा, इनके बारे में भी जानते हैं। 12 जून 2026 को इनका देहांत, इनका निधन हो गया है दोस्तों। ये एक देश के पिस्टल निशानेबाज, महत्वपूर्ण मुख्य और प्रसिद्ध निशानेबाजों में, देश के प्रसिद्ध निशानेबाजों में इन्हें गिना जाता है दोस्तों। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। एशियाई खेलों में इनको स्वर्ण पदक मिला है दोस्तों। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक थे? 3 स्वर्ण पदक जीते थे 2006 में। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और 1997 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य भी मिल चुका है। उत्तराखंड के ये माने जाने और विश्व और देश के ये प्रसिद्ध निशानेबाजों में से एक हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है दोस्तों इनके बारे में, तो आप ये देख लीजिएगा। मनु भाकर जी जो हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जिन्होंने दोहरा कांस्य पदक जीता, उनके भी ये कोच और मार्गदर्शक रहे हैं दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये व्यक्ति, लेकिन 49 की उम्र में इनका निधन, इनका देहांत हो गया है दोस्तों। अगले टॉपिक की हम बात करें तो देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। इसके बारे में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये एक्ट आया था 10 मार्च 2026 को। राज्यपाल का अनुमोदन हुआ 7 मई 2026 को। गजट में ये प्रकाशन हुआ है 11 मई 2026 को। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? प्रत्येक परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस तैयार होगा। विभिन्न सरकारी योजना सेवाओं कुशल पारदर्शी एवं लक्षित क्रियाओं को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, जो भी 15 वर्षों या उससे अधिक समय से जो राज्य में रह रहे हैं उनको विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी। तो जो भी लोग 15 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके लिए ये एक कार्ड बनाया जाएगा, इसमें विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी। प्रत्येक परिवार का केंद्रीकृत डेटा बनाया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो भी होगी, वो महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। अगर किसी परिवार में मात्र 18 साल की एक महिला है और उसके अलावा कोई महिलाएं नहीं है, पुरुष चाहे उसमें 50-60 साल के हों, लेकिन उस महिला को उस घर का, उस परिवार का मुखिया बनाया जाएगा दोस्तों। परिवार आईडी में घर के सदस्यों का नाम होगा, आय होगी, आधार होगा, आधार संबंधी जानकारी होगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी विवरण इसमें होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 11 मई 2026 को ये गजट में प्रकाशित किया गया है। राज्यपाल महोदय का अनुमोदन इसमें मिला है 7 मई 2026 को और ये विधानसभा में पेश हो चुका था 10 मार्च 2026 को।
अगला टॉपिक है दोस्तों सार्वजनिक धूत रोकथाम अधिनियम 2026। तो गैम्बलिंग के लिए भी एक्ट बना हुआ है। क्या है ये एक्ट, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा 7 मई 2026 को अनुमोदन दिया गया और इसका भी प्रकाशन होता है 11 मई 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? राज्य में जो अवैध जुआ, सट्टेबाजी, नेटवर्क, जुआ घरों पर अंकुश लगाकर सामाजिक और आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करना। तो जो भी जुआबाजी चल रही, सट्टे चल रहे, जो नेटवर्किंग चल रही, नेटवर्किंग के माध्यम से जो भी जुआ चल रहा है, उन सब पे अंकुश लगाना और अपराधों को रोकना है। क्योंकि जो भी चोरी और जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं ये जुए से काफ़ी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो काफ़ी स्तर तक जो अपराध हैं वो कम हो सकते हैं। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 18, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो अधिनियम आया है किसकी जगह पर इसे प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये सार्वजनिक जुआ अधिनियम था जो 1867 का, इसकी जगह पे आया है दोस्तों। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने पर 3 माह तक का कारावास अथवा 5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों प्राविधान होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई सार्वजनिक स्थान पे अगर जुआ खेलता है तो उसे 3 माह की जेल होगी या फिर 5,000 तक का उसे जुर्माना पड़ेगा, या दोनों हो सकता है। 3 माह की जेल भी हो सकती है और उसके साथ साथ में 5,000 का जुर्माना भी पड़ सकता है। घर के अंदर अगर कोई जुआ गतिविधि कर रहा है या उसका संचालन कर रहा है तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी और उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और जुआ घर का कोई संचालन कर रहा, प्रॉपर कोई जुआ घर चला रहा है, तो उस पर 5 साल की उसको कारावास होगी और 1 लाख का जुर्माना उसे देना होगा। सट्टेबाजी अगर कोई नेटवर्क चला रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन कोई ग्रुप बना के सट्टेबाजी कर रहा है, तो उसे 3 से 5 वर्ष की सजा होगी और 10 लाख तक का उसको जुर्माना होगा। अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण सम्मान मिला है। तो कौन है भगत सिंह जी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलिएगा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल की मंजूरी मिली है पद्म भूषण के लिए 25 जनवरी 2026 को। पुरस्कार प्राप्त हुआ 25 मई 2026 को। तो काफ़ी ये खुशी की बात होती है जब भी किसी अपने राज्य के या अपने देश के लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते हैं। इस टाइम भी 131 पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं, 131 मिले हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा किस किस को हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जब भी किसी को ये पद्म भूषण या पद्म श्री मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है, और जब भी अपने राज्य वालों को मिलता है तो और भी खुशी होती है। तो यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जी को मिला है और 25 मई 2026 को इनको मिला है, जबकि राज्यपाल की मंजूरी इसमें हुई थी 25 जनवरी 2026 को। उद्देश्य क्या है दोस्तों? सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक एवं समाज सेवा में इनका योगदान रहा है, इसलिए इनको इस पर पुरस्कार के लिए नामित किया गया और फिर इस पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। 2026 में राज्य से पद्म पुरस्कार पाने वाले एकमात्र हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 2026 में मात्र पद्म पुरस्कारों की बात करें तो कोश्यारी जी को ही ये पुरस्कार यहाँ पे मिला है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की तो 17 जून 1942 को बागेश्वर जिले के पालना धुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो पालना धुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तराखंड जीएस में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि करंट से ही लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। तो आप इसे ध्यान दें कि भगत सिंह कोश्यारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर के पालना धुरा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 17 जून 1942 को। डेट तो कम ही पूछी जाती है, जन्म जो डेट होती है उनकी जन्म तिथि जो है, जन्म डेट है जो भी, वो तो कम पूछी जाएगी दोस्तों, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं यह ज़्यादातर ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बागेश्वर के पालना धुरा से हो जाएंगे। राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये। राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और ये कब से कब तक रहे? 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक ये यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे उसके बाद। तो नेता प्रतिपक्ष रहे 2002 से 2007 तक। राज्यसभा सदस्य भी रहे 2008 से 14 तक।
2014 से 19 तक ये नैनीताल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद रहे दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन हिमालय राज्यों में रेलवे नेटवर्क, इन चीजों की इन्होंने रिपोर्ट भी तैयार की है, रिपोर्ट भी पेश की है दोस्तों। 2019 से 23 तक महाराष्ट्र के ये राज्यपाल रहे, दूसरे राज्य के भी ये राज्यपाल रहे, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है उत्तराखंड प्रदेश क्यों, और दूसरा है उत्तराखंड संघर्ष एवं समाधान। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी। उत्तराखंड प्रदेश क्यों, क्वेश्चन मार्क होगा इसके पीछे, तथा दूसरी है उत्तराखंड संघर्ष एवं समाधान। तो साहित्य के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तराखंड जीएस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और कोश्यारी जी यहाँ पे करंट के हिसाब से भी इनको महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में मात्र इन्हीं को पद्म भूषण, पद्म के जो भी पुरस्कार हैं उनमें पद्म भूषण हो या कोई भी पुरस्कार है, मात्र एक ही हमारे यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और वो भी पद्म भूषण, जो कि पद्म का दूसरे नंबर का पुरस्कार है, वो उनको प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पिरुल की रिकॉर्ड खरीद हुई है। पिरुल आप जानते हैं 2018 से शुरू हो गया, 2024 से फिर से इसमें कोई अधिनियम आया जिसमें 50 रुपये किलो ये बिक रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिरुल के बारे में आपको देखना चाहिए कि कब से ये स्टार्ट हुआ था और कब इसमें चेंजेस, क्या क्या इसमें नियम बने हुए हैं। अगर इस समय की अगर हम बात करें तो सरकार ने ग्रामीणों से 1 वर्ष के भीतर 5.42 करोड़ रुपए का पिरुल खरीदा है। तो इसमें सरकार खरीदती है और 50 रुपये किलो जो है पिरुल बिकता है। कितना रुपए किलो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पिरुल कितने रुपए किलो बिकता है, तो 50 रुपये किलो बिकता है दोस्तों। 50 रुपये केजी यहाँ पे, 50 रुपये प्रति केजी यहाँ पे पिरुल बिकता है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्ष 2025 में 5,532 टन पिरुल खरीदा गया। कितना पिरुल खरीदा गया दोस्तों? 5,532 टन पिरुल खरीदा गया है। लक्ष्य की अगर हम बात करें तो अब लक्ष्य को बढ़ाकर 8,555 टन कर दिया गया है। उत्तराखंड, अब ये दूसरा टॉपिक हो जाता है, इससे ऊपर एक बार फिर हम देख लेते हैं कि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रामीणों से पिरुल खरीद रही है और इस समय 5.42 करोड़ रुपए का पिरुल खरीदा गया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पिरुल जो होता है दोस्तों, गर्मियों में पिरुल जब सूख जाता है तो इसमें आग लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। सरकार चाहती है कि ये पिरुल खरीदा जाए और इससे विद्युत का उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक तो सरकार का भी फायदा होगा और जो आग लगती है उससे भी हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। तो राज्य के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने 2025 में 5532 टन पिरुल खरीदा गया था। ये 2025 का आंकड़ा है। और आगे का टारगेट की बात करें तो इसमें 8,555 टन की यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों आईसीजेएस के ऊपर। हम ये क्वेश्चन भी बन चुका है आईसीजेएस के बारे में। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। किसी को पढ़ाते हुए मैंने देखा था कि इंटरनेशनल उन्होंने यहाँ पे बोल दिया था। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस इसकी फुल फॉर्म होती है। आईसीजेएस का मेन मकसद क्या है दोस्तों? उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है कि जो भी क्राइम से रिलेटेड या जो भी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी हमारे स्तंभ हैं, जैसे पुलिस है, जेल है, हाई कोर्ट है, फॉरेंसिक है, इन स्तंभों को आपस में इंटरकनेक्टेड करना। ये जब कनेक्टेड हो जाएंगे आपस में तो क्या होगा दोस्तों, एक ही बार क्रिमिनल की प्रविष्टि करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही कि सपोज दैट किसी पुलिस वाले ने जैसे ही किसी क्रिमिनल को पकड़ा, उसका डेटा दर्ज किया अपने पास, तो वो डेटा आईसीजेएस की मदद से पुलिस जेल के पास भी पहुंच जाएगा, कोर्ट के पास भी पहुंच जाएगा, और वो फॉरेंसिक के पास भी होगा, और वो डेटा आपके अभियोजन, फॉरेंसिक, जेल और कोर्ट, इन सब के पास वो डेटा हो जाएगा। तो ये फायदा है। इसमें दोस्तों उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। इसके क्रियान्वयन में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है दोस्तों। आईसीजेएस 2.0 के अंतर्गत एक डेटा एक प्रविष्टि सिद्धांत अपनाया गया है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही बार एंट्री करनी पड़ेगी और सारा क्रिमिनल डेटा सबके पास होगा, अपनाया गया है, जिसमें पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक और इन सब के बीच में रियल टाइम डेटा साझा होगा।
जैसे कि कोर्ट में कोई भी सुनवाई होती है दोस्तों, कोर्ट अपना जो भी जजमेंट लगाएगा वो पुलिस के पास भी रियल टाइम में पहुंचेगा, जेल के पास भी, अभियोजन के पास भी और फॉरेंसिक पास भी, कि इस मामले में क्या सुनवाई हुई है, क्या कब इसकी नेक्स्ट डेट रहेगी, न हेयरिंग कब रहेगी। तो इस तरीके की सारी डेट रियल टाइम पे ICGS के माध्यम से उपलब्ध होने वाली है और उपलब्ध हो रही है। और इसका क्रियान्वयन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इस कार्य को करने में उत्तराखंड का पहला स्थान है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसके लिए उत्तराखंड के जो भी जेल विभाग हो गया या फिर पुलिस विभाग हो गया, पुलिस इसका नोडल अधिकारी है दोस्तों, तो पुलिस हो गया, जेल हो गया, कोर्ट हो गया, फॉरेंसिक हो गया, इन सबको बधाई बहुत बहुत कि उन्होंने इसमें अच्छा कार्य किया है। अगले टॉपिक की हम बात करें, E0 FIR व्यवस्था। तो क्या है E0 FIR व्यवस्था, हम उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। इसका आरंभ हुआ है 7 मार्च 2026 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे जारी किया गया है। 7 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको क्या किया है, शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक अपराधों में त्वरित कार्रवाई, साक्ष्य संरक्षण तथा ठगी गई धनराशि को शीघ्र वसूली और निश्चित करना है। यदि कोई व्यक्ति 1930, तो नया नंबर यहाँ पे जारी हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नया साइबर हेल्पलाइन है वो कौन सी है, तो 1930 है दोस्तों। साइबर अपराध हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज करता है तो देहरादून स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ही E0 FIR दर्ज हो जाएगी। तो अगर कोई इससे हेल्पलाइन पे कॉल करता है तो स्वतः E0 FIR दर्ज हो जाएगी। दर्ज E0 FIR को CCTNS के माध्यम से संबंधित पुलिस को थाने को तत्काल अग्रेसित की जाएगी। तो जैसे ही आप कॉल करोगे 1930 में, एक E0 FIR आपकी दर्ज हो जाएगी और वो तुरंत संबंधित जो थाना होगा आपके, वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आता है दोस्तों CCTNS, तो इसकी हम बात करें फुल फॉर्म की, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2026, आरंभ हुआ दोस्तों ये सॉरी दोस्तों पीछे हो गया। तो अगर हम बात करें युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन की, आरंभ होता है दोस्तों, आरंभ होता है ये 24 फरवरी 2026 को चौखुटिया और चौबटिया में कभी डाउट नहीं करना है दोस्तों। इसका ये होता है चौबटिया में, चौबटिया है अल्मोड़ा में। 7वां संस्करण है। समापन हुआ है 9 मार्च 2026 को। उद्देश्य है भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना, अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियानों हेतु सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना। यह युद्धाभ्यास भारत सेना एवं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ये देखना है कि दोस्तों ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों जगहों के 120 सैनिकों ने भाग लिया है। अब देखिएगा दोस्तों, जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, जबकि भारत की लद्दाख स्काउट्स ने इसमें भाग लिया है दोस्तों। तो आपको चौबटिया देख के ये नहीं देखना है कि कुमाऊं रेजिमेंट रही होगी या गढ़वाल रेजिमेंट रही होगी, आपको इंडिया देखना है। इंडिया ने किसने भाग लिया है, तो लद्दाख स्काउट्स ने। क्योंकि जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में ये भी ढाला जाएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया या फिर गढ़वा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। आपको ये नहीं देखना है कि उत्तराखंड में हुआ तो आपने कुमाऊं लगा दिया। ये लद्दाख स्काउट्स इसमें भागीदारी है और जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया। यह अभ्यास 2018 में यह अभ्यास 2018 से हो रहा है और बारी बारी ये अभ्यास भारत और जापान में एक वर्ष में ये होता है। और ये वाला जो संस्करण था दोस्तों, ये भी याद रखना है, ये 7वां संस्करण यहाँ पे था, बारी बारी से 2018 से शुरू हो रहा है। भारतीय हिमालय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच भीष्म, तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। भीष्म यहाँ पे भारतीय हिमालय राष्ट्रीय राजनीतिक मंच है। आरंभ हुआ है ये 13 फरवरी 2026 को। स्थान है देहरादून में। उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड को रणनीतिक चिंतन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन एवं नीतिगत विमर्श के प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसे विकसित किया गया है।
तो ये एक राष्ट्रीय केंद्र है जहाँ पे कि रणनीतिक चिंतन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, नीतिगत विमर्श यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये एक मंच है जिसका कि यहाँ पे स्थापना या आरंभ किया गया है। उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है। राज्यपाल जो उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने यहाँ पे देहरादून में भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंच भीष्म का उद्घाटन किया। तो इनके द्वारा, राज्यपाल महोदय द्वारा भीष्म का उद्घाटन किया जाता है। मंच का लोगो एवं आधिकारिक वेबसाइट भी इनके द्वारा यहाँ पे जारी की गई है। इस पहल का मार्गदर्शन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त कर रहे हैं। तो जो भी मार्गदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं वो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, और दूसरे हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार जो कि सेवानिवृत्त है। अगले टॉपिक की हम बात करें तो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये करंट अफेयर के अगर आप देखोगे तो ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, क्योंकि ओली से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस समय अगर ओली से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में तो इससे बढ़कर कोई करंट अफेयर नहीं हो सकता है। आरंभ किया गया था 13 से 26 फरवरी 2026 को ओली चमोली में ये स्टार्ट हुआ मतलब उद्देश्य है शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य की कुल घरेलू आय में तृतीय क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है आप कमेंट करें। पहले में कृषि है, दूसरे और तीसरे में क्या है आप कमेंट जरूर करें। उद्घाटन किया पर्यटन मंत्री सतपाल सिंह महाराज। तो पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों? श्री सतपाल सिंह महाराज जी हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका आयोजन पर्यटन विभाग इसका आयोजन जो हो रहा है वो पर्यटन विभाग कर रहा है, गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है और विंटर गेम्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। तो तीन चीजें हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप है वो नहीं की जाती है। ऑप्शन हो सकते हैं पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम और तीसरा हो सकता है विंटर गेम्स एसोसिएशन। तो इसमें हमारे ये तीनों ऑप्शन होंगे, चौथा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो याद रखना है पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसे GNVN भी कहते हैं, एवं विंटर गेम्स एसोसिएशन, तो इनके तत्वाधान में ये किया जा रहा है। ITBP और CRF सहित 17 देशों ने इस गेम में प्रतिभाग किया था। इस समय नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जो हुई थी 13 से 16 फरवरी को, उसमें ITBP और CRPF सहित 17 टीमों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया था दोस्तों। जो चैंपियन रही वो रही हिमाचल और इसे 17 पदक यहाँ पे जीते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसने यहाँ पे 17 पदक से चैंपियन बने, यहाँ पे 17 पदक जीतकर। हिमाचल की आंचल ठाकुर 2 स्वर्ण पदक जीतकर बेस्ट एथलीट का चैंपियन बनी है। तो आंचल ठाकुर क्या बनी है? यहाँ पे बेस्ट एथलीट चैंपियन बनी है और उसने क्या किया है? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार नाइट स्कीइंग का आयोजन, ये क्वेश्चन इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जो चंपावत में हुआ था, शायद इसमें कुछ गेम हुआ था नाइट को, तो वो पूछा गया था इस टाइम पे। फिर भारत में पहली बार नाइट स्कीइंग का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ओली में। इस तरीका का क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि नाइट स्कीइंग कहाँ पे की गई। अगला है दोस्तों शारदा नदी कॉरिडोर। तो शारदा नदी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो 7 फरवरी 2026 को आरंभ किया गया। उद्देश्य है पर्यटन आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन तथा क्षेत्रीय अवसंरचना में सुधार करना। उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? चंपावत जिले के टनकपुर में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। तो आधारशिला को ही आरंभ यहाँ पे लिखा गया। आधारशिला जो रखी है 7 फरवरी 2026 को रखी गई है, मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और कहाँ पे है? चंपावत के टनकपुर में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना में कौन कौन सी किस पे हो रही है? शारदा पे हो रही है, जिसे हम महाकाली या फिर काली नदी से भी जानते हैं, पर स्थित है ये परियोजना में शारदा घाट का पुनर्विकास। क्या क्या इस कॉरिडोर में किया जाएगा? शारदा नदी कॉरिडोर में तो शारदा घाट का पुनर्विकास किया जाएगा,
टनकपुर ड्रेनेज सिस्टम लगाए का विकास किया जाएगा। बहुमंजिला पार्किंग एवं चूका हेलीपैड निर्माण शामिल है। शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग एवं पैराग्लाइडिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो रिवर राफ्टिंग ही शायद वहाँ पे हुई थी, मुझे लग रहा चंपावत में पहले भी नाइट रिवर राफ्टिंग करके कुछ गेम हुआ था शायद। तो शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग एवं पैराग्लाइडिंग की सुविधाओं का भी यहाँ पे विकास किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2026 को आधारशिला रखी गई। आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने चंपावत के टनकपुर में इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमारे पर्यटन आधारित आर्थिक विकास में बढ़ावा होगा। आगे हैं दोस्तों उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026। तो इसको अनुमोदन जो मिला हुआ है वो 28 जनवरी 2026 को इसको अनुमोदन मिला है। उद्देश्य है राज्य के जल विद्युत संसाधनों का उपयोग कर हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा सुदृढ़ हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। नीति के तहत 2030 तक 100 किलोवाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंपल क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के अंतर्गत 2030 तक कितना उत्पादन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। आंसर होंगे 50, 100, 150 और 200। तो आपको लगाना है 100 किलो टन। कितना है दोस्तों? 100 किलो टन। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितना किलो टन है, 2030 तक कितना लक्ष्य है, तो 100 किलो टन यहाँ पे है। नीति के तहत हरित हाइड्रोजन संयंत्रों का उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति के तहत एकल खिड़की प्रणाली की मंजूर किया जाएगा। इस नीति के तहत जो एकल खिड़की प्रणाली है उनको भी मंजूर किया जाएगा। 31 दिसंबर 2030 तक चालू होने वाली परियोजनाओं को वाणिज्यिक संचालन की तिथि से अगले 10 वर्षों तक सरकारी प्रोत्साहन एवं सुविधाएं इसमें प्राप्त की जाएगी दोस्तों। अगला है उत्तराखंड को लीडर का दर्जा। उत्तराखंड को किसका दर्जा मिला है दोस्तों? लीडर का दर्जा मिला है। तो चलिएगा देखते हैं उत्तराखंड लीडर का दर्जा क्यों मिला, कब मिला। तो घोषणा होती है 6 जनवरी 2026 की। उद्देश्य है राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना तथा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई है। भारत सरकार की तो किस में मिली है? जो DPIIT द्वारा जारी किया गया है स्टेटस, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, जो उसके 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य देश में मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। DPIIT 2018 से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी कर रहा है। तो जो DPIIT है ये 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग जारी कर रहा है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हमारा कौन सा स्थान यहाँ पे दर्जा मिला है? लीडर का। तो बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इस समय क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में मिला? ऑप्शन होंगे बेस्ट परफॉर्मर, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, लीडर और फिर होगा टॉप परफॉर्मर। तो आपको आंसर देना है लीडर। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आ रहे देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे आ रहे हैं। निर्यात जो तैयारी में उत्तराखंड रहे अव्वल, तो कौन सा स्थान रहे इसके ऊपर भी बात करेंगे। घोषणा हुई है 14 जनवरी 2026 को। उद्देश्य है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात क्षमता तथा निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करना। उत्तराखंड ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान, यहाँ पे स्थान होगा, कहीं कहीं पे चीजें गलत लिखी है, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा गलत हो रखा है, स्थान प्राप्त किया गया है। राज्य ने निर्यात एवं लॉजिस्टिक्स नीति तथा ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र का क्या है? पहला नंबर है, तमिलनाडु 2 और गुजरात 3 शीर्ष स्थानों पर रहे।
यह सूचकांक 4 मुख्य स्तंभों नीति एवं शासन, व्यापार, पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात अवसंरचना एवं निर्यात प्रदर्शन पर आधारित है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें को यही देखना है कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? प्रथम स्थान मिला है। और इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बड़े राज्यों में कहीं कहीं पे गुजरात भी इसका आंसर दिया गया है, लेकिन बड़े राज्यों में मुझे लग रहा है महाराष्ट्र इसका सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू होगी। तो हाथी सफारी क्यों बंद हुई थी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हाथी सफारी यहाँ पे दोबारा शुरू होगी। कब से शुरू हुआ? नवंबर 2025 को इसकी घोषणा की गई है। उद्देश्य है वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाना। जिम कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व में 7 वर्षों के अंतराल के बाद हाथी सफारी पुनः शुरू हुई है। तो 7 वर्षों के बाद हुई है दोस्तों यहाँ पे हाथी सफारी दोबारा शुरू। 2018 में उच्च न्यायालय, 2018 में क्या हुआ था दोस्तों? उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण सफारी बंद कर दी गई थी, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया। तो ये प्रतिबंध जो था इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब ये फिर से उत्तराखंड में हाथी सफारी पुनः शुरू हो गई है, जो कि 2018 में हाई कोर्ट के आदेश पे बंद थी। अब ये उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश को निरस्त कर दिया, या फिर मतलब ये जो रोक थी, प्रतिबंध था, इसको हटा दिया है। जिम कॉर्बेट का पूर्ण नाम ये देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि जिम कॉर्बेट का पूर्ण नाम हैली नेशनल पार्क 1936 में था, जिसका नाम 1957 में जिम कॉर्बेट नाम रखा गया। तो पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। जब ये शुरू हुआ था 1936 में, देश का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में 1957 से इसका नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट पड़ा। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे। होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आशा करता हूं कि इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे और आपके एग्जाम में जरूर ये देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।